Hello everyone. Today we are going to study one most important topic symmetric tensor. इस वीडियो में हम सिमेट्रिक टेंसर की डेफिनेशन और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं कि सिमेट्रिक टेंसर होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है ए टेंसर ए आई जे ये कोवेरिएंट टेंसर है, इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। कहने का मतलब हुआ कि कोई टेंसर ए आई जे है और इसके सफिक्स को यानी जे की जगह आई और आई की जगह जे को हम इंटरचेंज कर दें तो उसमें कोई अंतर ना आए, यानी दोनों चीज़ सेम यानी बराबर हो, तो इस टाइप के टेंसर को हम सिमेट्रिक टेंसर पढ़ते हैं। जैसे सिमिलरली ए टेंसर ऑफ आई जे के इसमें 3 सफिक्स है, इज सिमेट्रिक इन सफिक्सेस आई एन के इफ़, यानी सफिक्सेस जे और के में सिमेट्रिक होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम आई को फिक्स कर रखेंगे और जो जे और के है इसको आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो यानी ये जे और के सफिक्स में क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक टेंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार सिमेट्रिक टेंसर क्या हुआ, सिमेट्रिक टेंसर का मतलब हुआ ए आई जे बराबर होना चाहिए ए जे आई के, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक। यानी कहने का मतलब है ये सिमेट्रिक हो जाएगा इन सफिक्स आई एन जे, आई और जे सफिक्स में ये सिमेट्रिक होगा। अब इसकी एक थ्योरम है, इसको समझ लेते हैं कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज रिमेन्स अनचेंज्ड बाय टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का मतलब ये है कि जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो अनचेंज्ड होती है जब उस पर हम टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। तो टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना तो जानते ही हैं, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर लेट ए आई जे इज सिमेट्रिक इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम यक्स आई का मतलब होता है कि आई बराबर 1 to 1, यानी इसका मतलब हुआ x1 x2 x3 डॉट डॉट इसी तरह से xn, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। देन वी हैव टू शो दैट ए आई जे इज आल्सो सिमेट्रिक इन अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब हुआ कि x बार आई में वो क्या हो जाएगा, अनचेंज्ड। इसका मतलब हुआ कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए बार आई जे इज इक्वल टू ए बार जे आई, यानी आई और जे में ये सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब है कि आई को जे में और जे को आई में चेंज करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ए बार आई जे, इस पर हम क्या करते हैं कि ए बार आई जे पर हम टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। ये कोवेरिएंट पोजीशन पर है, आई के रेस्पेक्ट में अल्फा और जे के रेस्पेक्ट में बीटा। तो पार्शियल डेरिवेटिव कैसे बनेगा, डेल एक्स अल्फा अपान डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बीटा अपान डेल एक्स बार जे। अब चूंकि ए आई जे सिमेट्रिक टेंसर है, तो इसका मतलब हुआ कि ए अल्फा बीटा को हम ए बीटा अल्फा लिख सकते हैं और इस पार्शियल डेरिवेटिव को ऐसे ही यहाँ पर एज इट इज रहने देते हैं। फॉर ए जे इज सिमेट्रिक इन आई एन जे, सो ए अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए बीटा अल्फा। जब इतना होगा तो यहाँ पर जो ए बीटा अल्फा ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। ये प्रोडक्ट फॉर्म में है पार्शियल डेरिवेटिव, इसका हम क्रम दोनों का आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देखें ए बीटा अल्फा, तो ये ए जे बार आई का क्या हो जाएगा, ये ए जे बार आई का ही ये टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ए बार आई जे इज इक्वल टू ए बार जे आई, तो यानी कहने का मतलब है कि जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी रिमेन्स अनचेंज्ड बाय टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सिमेट्रिक टेंसर की केस में। अब उसके बाद है यहाँ पर हम देख लेते हैं एक थ्योरम है सिमेट्रिक टेंसर की, एक थ्योरम है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कुल कितने होते हैं, यानी ये थ्योरम है ए सिमेट्रिक टेंसर ए आई जे हैज n प्लस 1/2 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स इन वी एन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सिमेट्रिक टेंसर है, अगर उस रैंक 2 का कोई सिमेट्रिक टेंसर है तो उसके जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं इन ये n/2 n+1 होंगे।
ये एक नंबर में भी आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही थ्योरम है इस सिमेट्रिक की। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं, वी नो दैट ए आई जे इज ए कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2, क्योंकि ये लोअर पोजीशन पर है दोनों सफिक्स, और इसकी सफिक्स कितने हैं, 2। अगर एक सफिक्स होता तो एक कोवेरिएंट वेक्टर होता, चूंकि इस पर 2 सफिक्स हैं इसलिए ये कोवेरिएंट टेंसर होगा। और कुल कितने सफिक्स हैं, 2, इसलिए इसकी रैंक 2 होगी इन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस Vn, and so it has n square components in Vn which can arrange that follows। पूरे n कंपोनेंट्स को हम कैसे अरेंज करते हैं, जैसे आप लोग इसको समझे होंगे, जानते हैं कि जैसे मैट्रिक्स हम लोग लिखते हैं तो मैट्रिक्स की केस ऐसे बनती है। मैट्रिक्स में कौन से एलिमेंट A11 A12 A13 A1n A21 A22 A23 A2n ऐसे करके AN1 AN2 डॉट डॉट AN अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी। तो n क्रॉस n का मतलब कुल कितनी क्वांटिटी आएगी, n स्क्वायर। यहाँ पर n स्क्वायर क्वांटिटी आ जाएगी। अब इस अरेंजमेंट को जैसे अरेंज कर लेते हैं। अब इस अरेंज करने के बाद इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम समझते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझते हैं। जैसे यहाँ पर अगर लिखा गया है कि देन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन द फॉर्म A11 A22 डॉट डॉट ANN, यानी कहने का मतलब A11 का मतलब होता है कि इसके डायगोनल में जो एलिमेंट होंगे, ये प्रिंसिपल डायगोनल के जितने एलिमेंट्स होंगे A11 A22 A33 इस टाइप के, ये टोटल संख्या में कितने होंगे, n होंगे। तो यानी यहाँ पर ये n लिखा गया। एंड दीज लाई अलोंग दी प्रिंसिपल डायगोनल, इसमें ये पूरा क्या किस पर लाई करते हैं, ये प्रिंसिपल डायगोनल पर लाई करते हैं। यानी प्रिंसिपल डायगोनल में कुल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, n। उसके बाद है नंबर ऑफ कंपोनेंट करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट सफिक्सेस। डिस्टिंक्ट सफिक्सेस का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट जो अलग अलग सफिक्स के हो। अगर इस पूरे अरेंजमेंट में हम देखें तो पूरे अरेंजमेंट में कुल कितनी क्वांटिटी है, n स्क्वायर है। उसके बाद रिपीटेड क्वांटिटी कौन सी है, डायगोनल की, उसको हटा दीजिए तो n स्क्वायर माइनस n, ये डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स होंगे इन Vn। अब यहाँ पर होगा नंबर ऑफ कंपोनेंट करस्पॉन्डिंग टू सफिक्सेस से करस्पॉन्ड डिस्टिंक्ट सफिक्सेस कितना होगा, n स्क्वायर माइनस, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नंबर से कितने हैं, n स्क्वायर, उसमें से n क्या है, इसके रिपीटेड है जो डायगोनल पे लाई करते हैं। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, नॉन यानी नॉन रिपीटेड यानी डिस्टिंक्ट में n स्क्वायर माइनस n। उसके बाद ड्यू टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल के अदर साइड जितने होंगे वही लेफ्ट साइड, यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये जो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल के इस साइड में जितने एलिमेंट होते हैं वही उतने इस इधर भी होंगे, क्योंकि ये 1 2 है, ये 2 1 है, ये 3 1 है, ऐसे ऐसे ये प्रिंसिपल डायगोनल पे सिमेट्रिक में लाई करते जाते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से अगर हम देखें तो n स्क्वायर माइनस n तो टोटल हुआ। तो इसका मतलब है कि ड्यू टू सिमेट्री का मतलब होता है कि AIJ बराबर AJI। इस प्रॉपर्टी को यूज करें तो इसका मतलब है कि दिस नंबर कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी दिस नंबर रिड्यूस टू n स्क्वायर माइनस n बाई 2। अब यहाँ पर देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट इज, टोटल नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, ये ड्यू टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और उसके डायगोनल में कितने हैं, n। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर ये आ जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n बाई 2, मीन्स n स्क्वायर प्लस n बाई 2। यहाँ से एक n कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा n प्लस 1 बाई 2। यानी कहने का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट इन द सिमेट्रिक टेंसर ऑफ AIJ हैज इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स इन Bn। ये क्वेश्चन एक नंबर में भी पूछा जा सकता है कि कोई टेंसर AIJ है उसके कुल कितने कंपोनेंट्स होंगे, ये होंगे n प्लस 1 बाई 2। यहाँ पर जैसे मान लीजिए सफिक्स चेंज कर देते हैं, एक नंबर में ये भी आ सकता है कि जैसे ए टेंसर IJK, यानी ये कोवेरिएंट टेंसर है ऑफ रैंक 3, ये सिमेट्रिक इन सफिक्सेस INJ में सफिक्स है तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होते हैं, n प्लस 1 बाई 2।
उसके बाद कितने सफिक्स हैं इसमें, किसमें सिमेट्री है, आई और जे में, और कितने एलिमेंट मिलेंगे, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा इसका इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स इन वी एन। ये तो हो गया सिमेट्रिक टेंसर की टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट। सिमेट्रिक टेंसर ए आई जे हैज करेगा इतने कंपोनेंट्स इन वी एन, और अगर ये हम कर दें आई जे के है और ये आई और जे में सिमेट्रिक होगा तो ये हो जाएगा n प्लस 1/2 इंटू एन इन कंपोनेंट्स इन वी एन। ये मतलब जो इसका रिमार्क है वो भी, और ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।